अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो तो दिन प्रतिदिन डिटोरिएट होती हुई दिख रही है, और मैं इसमें घनी सरकार को भी कोई कंसेशन नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं लेक ऑफ लीडरशिप है, क्योंकि 20 साल तक जिस फौज को अमेरिका ने प्रशिक्षित किया, अपना इक्विपमेंट दिया, वो जो बिना लड़े ही एक के बाद एक शहर इनके हवाले करती जा रही है, उसके दो कारण हैं। या तो भयानक करप्शन हुआ है, इतना भयानक करप्शन हुआ है कि करप्शन की वजह से जो लेजिटिमेसी होती है सरकार की अपने सैनिकों के ऊपर, वह भी खत्म हो जाती है। आप समझिए कि यदि जो कोर कमांडर है वही शस्त्रों को बेचने लग जाए तालिबान को या अपने विरोधियों को, तो कौन सैनिक अपनी जान पर खेल के लड़ेगा? या फिर दूसरी बात यह है कि वो सैनिकों की विश्वसनीयता कितनी है, क्या वो प्रोफेशनल है या नहीं, एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है मेरे हिसाब से गनी साहब की लीडरशिप पर, कि लीडरशिप क्या कर रही है कि एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह शहर गिरते जा रहे हैं। जहां तक भारत का विषय है, मैं सोचता हूँ भारत को रुकना चाहिए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। इंटरनेशनल समुदाय क्या कर रहा है, काबुल किस तरह से लड़ता है, या ऐसे ही काबुल भी उनके लिए समर्पित हो जाता है। फिर कुछ ऐसी भी बातें आ रही हैं कि नॉर्दर्न अलायंस के लीडर्स से भी कुछ सेक्शंस की बात चल रही है। गवर्नमेंट पे पीस प्लान कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, पावर शेयरिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो अभी जो है ना, वेट एंड वॉच, ठहरो और वॉच करने वाली पॉलिसी अपनाना चाहिए। कुछ लोग हमसे भी सोशल मीडिया पे पूछते हैं कि भारत क्यों नहीं अफगान सेना को शस्त्र देता है। मेरा उत्तर यही रहता है, क्या हम ऐसी सेना को शस्त्र दें जो बिना लड़े ही अपने आप को सरेंडर कर रही है और शस्त्र भी उनको दे रही है? हमने देखा किस तरह से अमेरिकन हमवीज हुए, अमेरिकन वेपन्स हुए, यूएवीज हुए, वो तालिबान के कब्जे में आ गए, हेलीकॉप्टर्स कब्जे में आ गए। तो आज की स्थिति में यदि भारत हथियार भी देता है तो वो हथियार किसके हाथ में जाएंगे नहीं पता, क्योंकि जब सेना जो है बिना लड़े ही सरेंडर कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सेना को हथियार देने की जरूरत है। अच्छा गुलरेज जी, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा। जब आप अपनी बात कह रहे थे तो आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि तालिबानी जो हैं डिप्लोमेटिक हो चुके हैं। आपसे एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा यहाँ पर, चलिए सैन्य हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा कोई और तरीका नहीं है क्या? क्या कोई डिप्लोमेटिक तरीके से इसका समाधान नहीं निकल सकता है? जो गनी सरकार है वो तो पूरी तरह से घुटने टेकती हुई नज़र आ रही है, और अगर काबुल भी चला गया तो फिर तो समझ लीजिए कि एक तरह से तालिबान का कह सकते हैं कि अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। 65% से ज़्यादा शहरों पर पहले ही कब्जा हो चुका है। तो कोई डिप्लोमेटिक तरीका नहीं हो सकता है क्या? नहीं, कुछ खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि जो नॉर्दर्न अलायंस था, और देखिए जो वर्तमान में सरकार है, चाहे घनी सरकार है या उससे पहले हामिद करजाई की सरकार थी, ये सब नॉर्दर्न अलायंस के लोगों की ही सरकार है। नॉर्दर्न अलायंस वो था जो तालिबान से लड़ता था अहमद शाह मसूद की लीडरशिप में। अब नॉर्दर्न अलायंस के लोगों की भी कुछ चर्चा चल रही है कि किसी प्रकार से पीस हो सके और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हो सके, तो ये एक डिप्लोमेटिक को निकल सकता है। लेकिन मैं एक बात को कहता हूँ कि बहुत सी चीजें और भी समझने की जरूरत है। आप ये बताइए कि मैं तो अमेरिका के ऊपर भी बात करूंगा, इसमें प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा कि अमेरिका ने जिस प्रकार से एग्जिट की, और अमेरिका ने उसके बाद B-52 बॉम्बर्स भेज के जो बम वर्षा की थी, एक आध दिन कर ली और फिर उसको रोक दी, तो कुछ क्या इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अमेरिका बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा है? अब सैनिक भी भेजे तो अपनी इवैक्यूएशंस के लिए भेजे, और एकदम से बगराम की एयरबेस से रात को जो बत्तियां बुझा दी 3-3 बजे, वो बिना जो वहां के गवर्नर थे या फिर वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बगराम एयरबेस हैंडओवर किए बिना ही निकल गए। उससे मालूम पड़ा कि सब जा चुके हैं। तो बहुत सी चीजें जो है ना, उसको और एनालिसिस करने की जरूरत है कि इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पर्दों के पीछे क्या चल रहा है। अब मैं आपसे एक अहम सवाल लेने वाला हूं। दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तालिबान अफगानिस्तान में क्या कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। भारत को आपने कहा कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, भारत को देखना चाहिए, उसके बाद परखना चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर जब इस्लामिक कट्टरपंथ का जिक्र होता है ना, तो भारत के लिए भी खतरा पैदा होता है, और कहीं देखने और समझने के चक्कर में देर तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ज़रूरत कहीं ना कहीं एहतियात बरतने के साथ में सख्त कदम उठाने की भी है।
नहीं, थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है मेरे पास। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं। जिस तरह से दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है, आप तालिबान की बात कर लीजिए, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। मैं कुछ और घटनाओं को भी इसमें जोड़ना चाहूंगा। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, वहां पर हिंदुओं के साथ में लूटपाट और मारपीट की गई है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं। इस तरह की खबरें लगातार सुर्खियों में रहती हैं। आवाज़ तो हम उठाते हैं, लगातार आवाज़ें भी उठती रहती हैं। आपने अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहा कि भारत को वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ पूरी दुनिया भर में बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं भारत के लिए भी तो खतरे की घंटी नहीं हो जाएगी बाद में? नहीं, आप ये देखिए ना कि देखिए हमारी सीमा लगती है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के माध्यम से अफगानिस्तान से, लेकिन यदि प्रैक्टिकली बात करें तो 1947 से डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारा अफगानिस्तान से है नहीं। अब हमें अफगानिस्तान में जो कुछ भी होता है वो कैसे इफेक्ट कर सकता है, कश्मीर में हो सकता है। तो हमारे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि जो हमारी कश्मीर की सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसको बीफ अप कर दे। इसके अलावा कुछ हमको टेंशन नहीं वहां क्या हो रहा है। देखिए इसका सीधा इम्पैक्ट, जो नकारात्मक इम्पैक्ट जो पड़ोसी पाकिस्तान उछल रहा है उस पर पड़ने वाला है। इसके ऊपर हो सकता है सैंक्शंस भी लगे, वहां पर आतंकवाद की चीजें भी बढ़े, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है उनके जो मनोबल वहां पर वो उसमें उछाल आए, तो वो सब समस्या पाकिस्तान में होगी। भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है। बस कश्मीर वाला जो हमारा क्षेत्र है वहां पर हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बीफ अप कर दे, दैट इज ऑल। गुलरेज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है। हाँ गुलरेज जी, एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लेकिन तालिबान के साथ में पाकिस्तान के संबंधों का जिक्र जब भी होता है, तो हाल ही में पाकिस्तान सरकार झल्ला गई थी, साफ तौर पर कह रही है कि हमारे तालिबान के साथ में कोई संबंध नहीं है। जो ये सब आरोप लग रहे हैं वो राजनीतिक साजिश है। पाकिस्तान हर बार इस तरह से पल्ला झाड़ता रहता है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से सैंक्शन पाकिस्तान को लेकर के टॉप ट्रेंड भी चल रहा था। तो ऐसे में जब पाकिस्तान एकदम से पल्ला झाड़ लेता है, तो फिर पाकिस्तान को घेरेंगे कैसे? अगर चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मुद्दा उठाने की बात भी हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हाथ में होना चाहिए ना कि पाकिस्तान को घेर पाए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और तालिबान हैंड इन ग्लव है, और पाकिस्तान की वजह से ही 20 साल तक तालिबान सरवाइव किया। आपको नहीं भूलना चाहिए कि वक्त था कि जो इनके पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट होते थे वो कहते थे अफगानिस्तान जो है उनके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि कभी भारत से जंग होगी तो वक्त पड़ने पे वो पीछे जा सकते हैं अपने आप की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। लेकिन हुआ रिवर्स ये हुआ कि अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह यूज किया और पाकिस्तान ने पूरा उसमें समर्थन किया। पाकिस्तान में आप देखिए क्वेटा शूरा क्या है, आप समझिए ना, क्वेटा शूरा तो पाकिस्तान में बैठी है पूरी की पूरी तालिबान की। तो तालिबान और पाकिस्तान को आप अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही है। ये अलग अलग चेहरे दिखाने वाली बात है। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके मुंह में दो जुबान होती है। वो अमेरिका से कभी कुछ बोलता है, किसी और देश से कुछ और बोलता है, लेकिन दुनिया समझती है। इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका ने उसकी जो फंडिंग होती थी उसको रोक दी है। आज के समय जो इमरान खान है वो वेट कर रहे हैं कि जो बाइडेन का फोन आएगा, लेकिन जो बाइडेन का फोन नहीं आ रहा है। और अभी मैंने बीच में ये भी पढ़ा था कि जो वहां के सेना अध्यक्ष है बाजवा, वो कभी मीडिया के एंकर्स हुए या एडिटर्स हुए या मीडिया घरानों के जो मालिक हैं उनके साथ अलग से मीटिंग कर रहे हैं, कभी बुद्धिजीवियों के साथ कर रहे हैं, कभी वे विपक्षी दलों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि या तो पाकिस्तान के ऊपर यूएस कुछ सैंक्शन लगा दे या फिर ये भी हो सकता है दूसरी तकलीफें दे। और मेरा ये मानना है, मार्क माय वर्ड्स, कि सितंबर में इनके यहाँ IMF आने वाला है बेल आउट के लिए, सितंबर में नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर IMF नहीं आता है तो वर्ल्ड बैंक का पैसा नहीं मिलेगा। जी, अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज जी, तमाम जानकारी को हम तक